नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं मिशन 2027 बैच में। अगर आप 2027 बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं और आपका भी सपना मैथ्स में 90 प्लस नंबर लाने का है, तो आप ही लोगों के लिए हमने एक नया बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन 2027 बैच। और इस बैच में हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है मेरे साथी, और कम से कम 4 लेक्चर हम लोग पढ़ लिए और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है। साथी, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यानी कि जो चैप्टर 1 का प्रथम प्रमेय है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था साथी। तो आज उसका थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे और आगे की चीज को हम आज बढ़ाएंगे। ठीक है साथी, तो ज्यादा समय न लेते हुए आज की इस कक्षा को स्टार्ट करते हैं साथी। ठीक है साथी, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था साथी अंकगणित के अंकगणित के तो हमने पढ़ा था साथी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय साथी। क्या हम लोगों ने पढ़ा था अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो साथी, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होता था, आप लोग को अगर अच्छे से याद हो और आप अगर रिवीजन करके आए हो तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं क्या होता था आधारभूत प्रमेय अंकगणित का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय था ये कहता था क्या, प्रत्येक प्रत्येक भाज्य संख्या, क्या जी, प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनखंड में, किसके, अभाज्य संख्या के गुणनखंड में होती है। ठीक है साथी, ये जो हमारे पास अंकगणित का आधारभूत प्रमेय था ये बताता था कि जितनी भी हमारे पास भाज्य संख्याएं होती है सारी की सारी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में उपस्थित होती हैं, और जो क्रम होता है वो अद्वितीय होता है। यानी कि अगर 4 का 2 गुणे 2 है, 2 गुणे 2 है तो सिर्फ 2 गुणे 2 ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और साथ ही आप लोग को अच्छे से पता है कि 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये था हमारे पास अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय बहुत बड़ी चीज नहीं है साथी, ये बहुत ही छोटा सा तुच्छ सा आसान सा टॉपिक है जिसको आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं। बस एक लाइन में याद रखना है इसको, जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है, क्या कहता है, जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं सारी की सारी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में उपस्थित होती हैं। इसके अलावा आप लोगों को और कुछ याद नहीं करना है साथी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास अगर 36 क्या है, 36 एक कैसी संख्या है साथी, ये एक है भाज्य संख्या। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। जब 36 भाज्य संख्या है साथी, तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे साथी, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आप, हम तो चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन कैसे निकालते हैं हम लोग, इसी तरह से निकालते हैं क्या, पहले चीना चीना फिर 2 पे जाएगा तो आ जाएगा 18, फिर 2 पे जाएगा तो फिर आ जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा तो आ जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा आ जाएगा 1। तो साथी ये क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर आप अच्छे से देखिएगा, अगर ढंग से देखिएगा तो ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या। ये भी 2 क्या है, अभाज्य संख्या। 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या। और ये 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है साथी। तो ये जो हमारे पास इसका गुणनखंड आएगा क्या आएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा साथी, आंसर आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास 36 था एक भाज्य संख्या था, 36 जो था हमारे पास एक भाज्य संख्या था, लेकिन वो किससे मिलकर बना था, अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना था। और उस अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है संख्या, 4 है। और वो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो 2 बार 2 है और 2 बार 3 है। कितने बार, 2 बार 2 है और 2 बार 3 है। ठीक है साथी, बात समझ में आई। यहाँ तक कि अगर बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप यकीन मानिए आप गणित पे पकड़ मजबूत बनाते जा रहे हैं। ठीक है साथी, तो इसके बाद एक सवाल मैंने और कराया था, और वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस साल वो पेपर में आया था। तो एक बार साथी मैं उसी
क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है या कहीं भी दिया हुआ है, उसी के हिसाब से एक सवाल मैं आप लोग को करवाता हूँ उसी पे। ठीक है साथी, तो अगर हमारे पास सवाल दे देता, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 8 का पावर n शून्य पर समाप्त होगा। साथी मैंने कल पिछली कक्षा में ये चीज बताया था, ये चीज मैंने क्या किया था, बताया था, और ये आप लोगों के लिए फिलहाल के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इसको क्या कीजिए साथी, हल कीजिए। यकीन मानिए अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं पूरे साल, हम यकीन मानिए टॉपर बना के छोड़ेंगे। और आपकी विज्ञान की भी कक्षाएं जल्द ही आने वाली हैं, उस पर भी काम चल रहा है। ठीक है साथी, तो अगर वीडियोज अच्छी लगती हैं और कक्षाएं समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए, और एक तो अच्छा सा कमेंट लिख दिया करिए, अब की बार 500 पार। क्या, अब की बार 500 पार। ठीक है साथी, बस हमको इतना ही चाहिए आप लोगों से, इससे इसके अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। और अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 85 43 82 60 88 पे। ठीक है, 85 43 82 60 88 पे आप हमको क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल होगा। मैंने आप लोग को बताया था कि अगर कोई किसी भी संख्या को अगर शून्य पे समाप्त होना है, कहा शून्य पे समाप्त होना है, तो उसमें कम से कम एक 10 होना चाहिए। और अगर उसमें अगर एक 10 है तो कम से कम उसमें दो चीज जरूर होगा, 2 और 5। अगर किसी संख्या को शून्य पे समाप्त होना है तो उसमें 10 चाहिए कंफर्म, 10 क्या हो जाए कंफर्म। और अगर 10 हमको चाहिए तो उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है, इस चीज को आप रखिएगा ध्यान में। अब आगे हम लोग देखेंगे इसको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, संख्या क्या दिया है, लिखेंगे पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर सवाल हल जो हम कर रहे हैं, कल कुछ और कर सकते हैं, आज कुछ और कर सकते हैं। सवाल करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन साथी जो सवाल है एक ही है, और दोनों तरीके क्या हो सकते हैं, एक ही हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। एक सवाल के हल करने के तरीके क्या हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। मेरा कुछ और तरीका है, किसी और सर का कुछ और तरीका होगा, किसी और सर का कुछ और तरीका होगा, यानी कि सभी लोग का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। तो ये मत मिलाने बैठ जाइएगा कि यहाँ पे ये वाले सर हमको ऐसे पढ़ाए तो आप हमको ऐसे बता रहे हैं। हाँ? तो ये सब चीजों को थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिएगा। ठीक है साथी, क्या करना है आप लोग को, अवॉइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, संख्या का भाज्य गुणनखंड करने पे। तो हमारे पास संख्या क्या है साथी, 8 है। क्या है, 8। 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या जाएगा, 2 यानी 2 दूनी के 4 दूनी के 8। ठीक है, तो जब 8 आ जाएगा हमारे पास तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, कुछ जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, चूंकि, चूंकि मतलब हम जानते हैं संख्या को शून्य पे, शून्य पर समाप्त होने के लिए, संख्या को शून्य पे समाप्त होने के लिए संख्या के गुणनखंड में क्या होना चाहिए, संख्या के गुणनखंड में, गुणनखंड में 2 और 5 निश्चित रूप से, निश्चित रूप से होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक है साथी, संख्या को शून्य पे समाप्त होने के लिए, संख्या को शून्य पे समाप्त होने के लिए संख्या के गुणन खंड में 2 और 5 निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर किसी संख्या को शून्य पे समाप्त होना है तो उसमें निश्चित रूप से 2 और 5 होना चाहिए, क्योंकि साथी 2 और 5 का जब गुणा करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 10 मिलेगा। और जब साथी 10 मिलेगा तो वो संख्या किस पे समाप्त हो जाएगी, वो संख्या शून्य पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या, संख्या को शून्य पे समाप्त होने के लिए
संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक है, फिर लिखेंगे लेकिन दी गई संख्या के दी गई संख्या के गुणनखंड में क्या है जी? दी गई संख्या के गुणनखंड में 2 है, परंतु 5 नहीं है। ठीक है, दी गई संख्या में 2 है, देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, दी गई संख्या के गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या हो जाएगा? यहाँ चूकी का चिन्ह लगाए थे, यहाँ इसलिए लगा देंगे, इसलिए संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इसलिए संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी। और ये यकीन मानिए एक इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये इतना आसान भाषा में बताएं आप लोग को कि मजा आ जाएगा। और इस बार आप लोग को बांध के आना है पेपर में। हाँ, ठीक है, तो उतार लीजिएगा आप लोग। अब आगे हम लोग देखेंगे साथी एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या? एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये एलसीएम और एचसीएफ की बात करता है। किसकी? एलसीएम और एचसीएफ की बात करता है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ पे कुछ एक सवाल, एक आधा दो सवाल देखा जाएगा। उसके बाद जो चीजें होंगी आगे हम लोग चीजों को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो साथी कह रहे हैं 6 और 20 का भाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 6 तथा 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से हमको क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो साथी एक चीज याद रखिएगा, जो हम लोग को बचपन में बताया गया होता है वो चीजें सही होती हैं, लेकिन बहुत ही कैलकुलेटिव होती हैं, बहुत ही उन लोगों उन सब चीजों में समय लगता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है? एक ऐसा रूल निकालना पड़ता है जिससे हमें चीजें क्या हो जाए? आसान हो जाए, आसानी से हो जाए और जल्दी हो जाए। तो साथी हम लोग को ये चीज जो है 6 तथा 20 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो एक इंपॉर्टेंट टाइप है और एक अच्छा सवाल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो स्टेप नंबर 1 होता है, देखो यहाँ पे स्टेप लिख देते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है जो वहां पे सबका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम सबका। ठीक है, स्टेप 1। तो स्टेप 1 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 क्या है? 6 है ना, 6 ही तो है। हाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? 2 गुणे 3, 3 दूनी के 6, यही आएगा ना जी। उसके बाद दूसरा क्या है? 20, 20 का क्या हो जाएगा? पहले 2 से जाएगा, 10 बच जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, फिर 5 पे चला जाएगा। ठीक है साथी, दोनों का अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने क्या किया? कर लिया। 6 का आया 2 गुणे 3 और 20 का आया 2 गुणे 5। अगर यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे हम लोग के पास स्टेप क्या आएगा? जो दूसरा स्टेप आता है, किसके लिए? एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के लिए किसके लिए? एचसीएफ के लिए दी गई संख्या के गुणनखंड में सभी में समान अंक को एचसीएफ बोला जाता है। एचसीएफ बोला जाता है। साथी हमने अपने हिसाब से बताया आप लोगों को। ठीक है ना, ये किसी किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये हम मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखवाते हैं सब हम अपने आप से बनाए रहते हैं, ताकि समझाने के लिए अच्छा भी रहे और समझने के लिए भी क्या रहे? अच्छा रहे। ठीक है ना, तो दूसरा हमारे पास जो एचसीएफ के लिए, पहली बात किसके लिए? ये एचसीएफ के लिए। तो एचसीएफ के लिए क्या है?
दी गई संख्या के गुणनखंड में सभी समान अंक को एचसीएफ बोला जाता है। अब देखते हैं इसका अप्लाई करके। देखिए साथी 6 वाले में क्या है, 2 है और 3 है, 2 और 3 है, और 20 में क्या है, 2 है, 2 है और 5 है, 2 2 और 5 है। तो देखो साथी ये क्या कह रहा है, दी गई संख्या के गुणनखंड में, ठीक, संख्याओं के गुणनखंड है, ठीक है, मानते हैं इस चीज को, आप लोग एग्री करते हैं ना। आगे में समान अंक को, ओके, यानी कि दोनों में समान अंक होना चाहिए। तो ये 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 1 और 1, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले एचसीएफ। तो ये समान अंक में, किसमें, समान अंक में, तो इसमें 2 है और इसमें भी 2, तो क्या समान है, 2 समान है, 2 ही समान है ना, तो 2 लिखे। उसके बाद इसमें 3 है लेकिन इसमें 2 है, नहीं है कौन, उसके बाद कौन समान नहीं है, 5 है तो ऊपर कुछ है, ये नहीं है, नहीं है। तो उसके बाद अलावा और कुछ समान, और कुछ समान नहीं है साथी। तो जब और कुछ अगर समान नहीं है तो हमारे पास एचसीएफ जो है क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। ये बोला है ना, में सभी समान अंक को एचसीएफ बोला जाता है, तो सिर्फ 2 ही समान है, तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। अगर यहाँ तक की बातें आप लोग को समझ में आ गई है, हाँ, तो यकीन मानिए आप लोग एचसीएफ निकालना सीख गए हैं, ठीक है ना, और एलसीएम की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है साथी। तो अब एलसीएम क्या कहता है, यानी अब स्टेप नंबर 3 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 देखेंगे, ठीक। स्टेप नंबर 3 में देखो, एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये तो एचसीएफ के लिए समझ में आया, एलसीएम के लिए क्या करेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, दी गई संख्याओं के गुणनखंड में, गुणनखंड, ये खराक है, ठीक है ना, गुणनखंड में समान संख्या को एक बार लिखते हैं, कितने बार, एक बार लिखते हैं, बाकी बची संख्या को, बाकी बची संख्या को लिखकर हमें एलसीएम प्राप्त हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अभी हम आप लोग को समझाते हैं, वही से लिखा उखा समझ में नहीं आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ये दी गई संख्याओं के गुणनखंड में समान संख्या को एक बार लिखते हैं, यानी कि अगर फिलहाल तो 2 का है बस, 6 और 20 का है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम, एलसीएम, ठीक। तो ये हमारे पास 6 है और ये 20 है, तो ये क्या कह रहा है, दी गई संख्याओं के गुणनखंड में समान संख्या को, गुणनखंड में समान संख्या को, यानी अच्छा समान अंक को, सॉरी संख्या नहीं, समान अंक को, समान अंक रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना साथी, समान अंक को एक बार लिखते हैं, यानी कि अब देखो इन दोनों में क्या समान है, सिर्फ एक बार 2 समान है, तो 2 तो लिखबे करेंगे, बाकी बाकी बची संख्या को लिखकर हम एलसीएम प्राप्त हो जाता है, यानी कि जो भी संख्याएं बची, यहाँ पे 3 बचा, 3 लिख दिए, यहाँ पे 2 बचा, 2 लिख दिए, और क्या बचा, 5 बचा, 5 लिख दिए, और जब इसको गुणा करवा देते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, और 12 पंजे 60। यहाँ तक की बातें समझ में आई, एलसीएम समझ में आया, एचसीएफ तो समझ में आ गया होगा, यकीन मानता हूं मैं। एलसीएम समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना बताइए आप लोग। अगर एलसीएम नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या कह रहा था, दी गई संख्या के गुणनखंड में, दी गई संख्या के गुणनखंड में समान अंक को एक बार लिखते हैं, यानी कि दोनों में क्या समान था, 2 समान था, तो एक बार हमने लिखा, बाकी बची संख्या को हम लिख कर, यानी कि 3 2 5 बचा, 3 2 5 को लिखकर हम गुणा करवा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। समझ में आया साथी यहाँ तक की बात, अगर साथी यहाँ तक की बात समझ में आया तो एक नया क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है ना, एक नया क्वेश्चन लगाया जाता है। तो देखिए समझ में तो आ ही रहा होगा, साथ के साथ आप लोग उतारते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, और समय समय पे रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। 96 और 404
ये 96 और 404 जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ेगा, हर साल सवाल आता है, ये वाला एकदम कंफर्म रहता है। 404 और 96 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं हम लोग स्टेप स्टेप के माध्यम से चलते हैं। तो पहला स्टेप क्या करें, सबका अभाज्य गुणनखंड लेंगे। तो पहले बाबू देखो 96 का 96 का अगर हम ले लें तो अभाज्य गुणनखंड 96 का क्या हो जाएगा, हाँ 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा नहीं पता, निकाल लिया जाता है 96 का अभाज्य गुणनखंड, काहे नहीं आएगा जी, 2 से ले जाया जाए तो 2 चौके के 8, 2 अट्ठे 4 है, फिर 2 24 आ जाएगा, फिर 2 12 आ जाएगा, फिर 2 6 आ जाएगा, फिर 2 3 आ जाएगा, फिर 3 एकम 3। तो 96 का क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 और 5 गुणे 3। एक बार फिर से देख लिया जाए, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32 और 32 तिहाई कितना होता है बाबू 96। ठीक है साथी, तो ये क्या आ जाएगा 96। अब नेक्स्ट देखेंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट 404 का, किसका 404 का। ये आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए, सब तो बचपन से तुम लोग करते आ रहे हो बाबू, हाँ ये सब चीजें आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 404, क्या आ जाएगा 404। अब 404 का करेंगे तो हमको साफ साफ दिख रहा है क्या बनने वाला है, इसमें क्या कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। पहले तो 2 से ले जाएंगे तो 2 दूनी के 4 0, 2 दूनी के 4, फिर 2 से ले जाएंगे 2 एकम 2 0 1। अब एक फव एक आ गया, अब एक फव एक आ गया तो अब समस्या हम आएंगे, अब समस्याएं क्या होंगी, अब समस्या आएंगे कि अब एक फव एक को हम आएंगे 404 ही है ना, कंफर्म है ना 404 ही है। तो अब समस्या आएंगे कि आगे हम लोग कैसे कटाए ना। तो अब एक फव एक में देखो क्या कट रहा है, 2 से तो अब ये कंफर्म है कि नहीं कटेगा, 3 से तो ऐसे भी नहीं कटेगा क्योंकि एक और एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 से तो ऐसे भी नहीं कटेगा। फिर 4 से तो जब 2 से नहीं तो 4 से नहीं, 5 से तो नहीं कटेगा क्योंकि न 0 है ना सम है, सॉरी 5 से कब कटता जब 0 या 5 रहता, तो 0 है ये नहीं है ना 5 है, तो 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखो अगर तो 7 से कम 7 बच जाएगा 3, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से 8 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से 11 से देखा जाए अगर तो 11 9 99, क्या बाबू 11 9 99, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से देखो 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, तो कटे ठीक है। तो अब हमारे पास HCF तो पता चल गया साथी, जब HCF पता चल गया तो हम किसकी बात करेंगे, LCM की बात करेंगे, और बड़ा मजा आएगा LCM में, किसमें LCM में, LCM ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा बताते हैं आपको। LCM के लिए दी गई संख्या के गुणनखंड में समान अंक को एक बार लिखते हैं, बाकी बची संख्या को लिखकर हमें LCM प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो जो संख्याएं समान है उनको एक एक बार लिखेंगे और बाकी जो संख्याएं बची हैं साथी उन सभी संख्याओं को क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे, तो हमें क्या मिल जाता है LCM मिल जाता है। ठीक है साथी, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या समान है, ये दो और ये दो तो समान है, यहाँ पे आ जाएगा
2 गुणे 2, बाकी बच क्या रहा है 3 × 2 और 1 3, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, यानी कि 3 और 3, ठीक। उसके बाद 101 गुणे 101, गुणा करवाएंगे फादी, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 16 दूनी के 16 दूनी के 32, और 32 में 3 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा बाबू 96, तो 96 इंटू 101। अब इसका गुणा जब करवाएंगे फाती तो 96 में तो 96 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 96, ये दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 96। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 4 और एलसीएम क्या आ जाएगा 96 96, यानी कि 9696, ठीक है, 9696, ठीक है फाती। तो अगर यहाँ तक की बातें आप लोग को समझ में आई हैं, अगर यहाँ तक की बातें अगर आप लोग को समझ में आई है, तो एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ मेरे भाई, उसको आप लोग को क्या करना है, घर पे करके लाना है। क्या करके लाना है, घर पे करके लाना है। 6 72 120, 6 72 और 120, 6 72 और 120 का क्या निकालना है आप लोग को, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है गुणनखंड विधि से, ठीक है। और निकाल के आप लोग को घर पे इसका होमवर्क है, ये क्या है, एक होमवर्क है, इसको आप लोग को करके लाना है। साथ ही अगर यहाँ तक की बातें समझ में आई हो और क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं जैसे ही नए नए वीडियोज यानी कि इसी सीरीज को आगे बढ़ाते जाऊं, वैसे ही आप लोग को क्लासेस ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है साथी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई लिखाई करते रहें। इस बार का हम लोग का एक ही नारा, अब की बार 500 पार। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर जाइएगा, अब की बार 500 पार, अब की बार 500 पार। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।